Hello everyone, I am Yamini Thukral welcoming you all to Adda 24/7 School। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में क्या क्या एवोल्यूशन हुआ, कौन से प्लांट्स आए, कौन से प्लांट्स गए और कौन से प्लांट्स नए इवॉल्व हुए। वैसे ही कौन से एनिमल्स आए, कौन सी नई स्पीशीज बनी और कौन सी स्पीशीज हमारी एक्सटिंक्ट हो गई। डायनासोर्स के बारे में भी हमने देखा था कि वो 65 मिलियन ईयर्स पहले वो कैसे एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो वैसे ही हमने जो है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन भी देखा, कैसे ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस से बने हमारे होमो सेपियंस जो कि आज है हम, यानी कि मॉडर्न मैन। तो लास्ट क्लास में हमारा एनसीईआरटी चैप्टर एवोल्यूशन का कंप्लीट हो गया था और आज हम मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे जो है कंप्लीट हो गए थे, आज हम लोग जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। एक्सप्लेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑब्जर्व्ड इन बैक्टीरिया इन लाइट ऑफ डार्विनियन सिलेक्शन थ्योरी। जब हम डार्विनियन सिलेक्शन थ्योरी की बात करते हैं तो हमें कौन सा एग्जाम्पल याद आता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड। उस टाइम पे व्हाइट विंग्ड और डार्क विंग्ड मॉथ जो थे उनमें से सेलेक्ट हुए थे हमारे डार्क विंग्ड मॉथ। क्यों? क्योंकि वो बेटर हाइड कर पा रहे थे बार्क ऑफ द ट्री पे। बार्क ऑफ द ट्री जो कि बहुत ही डार्क इन कलर थी, उसके ऊपर वो बैठ के अपने आप को प्रेडेटर से हाइड कर पा रहे थे। पर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो व्हाइट विंग मॉथ अगर उस बार्क पे बैठ रहे थे, वो इजीली स्पॉट ऑन हो रहे थे प्रेडेटर से, और तभी नेचर ने जो है डार्क विंग मॉथ्स को सिलेक्ट किया और लाइट विंग मॉथ्स धीरे धीरे मरने लगे। उसी के कंपैरिजन में हमने क्या बताना है अपना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कि क्या डार्विनियन सिलेक्शन जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के साथ काम करता है। So according to Darwin, environment selects organism with favorable variations। favorable variations मतलब जो कि fit होते हैं, जो कि हमारे fit होते हैं। And these organisms they are allowed to survive when a bacterial population encounters a particular antibiotic, those sensitive to it they die, but some bacteria having mutations become resistant to the antibiotic। Such resistant bacteria they survive and they multiply quickly। तो इसमें क्या बताया है कि डार्विन ने बोला कि environment selects the organisms, environment या फिर nature जो है वो ही select करता है organisms who are fit, जिनके अंदर favorable variations होती हैं, है ना, वो ही आगे सर्वाइव कर पाते हैं और वो ही आगे रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करें तो जब हम एक बैक्टीरिया को एक एंटीबायोटिक मीडियम के अंदर ग्रो करें तो कुछ बैक्टीरिया जो होगा वो उससे रेजिस्टेंट होगा, वो ही आगे ग्रो कर पाएगा, पर जो उससे सेंसिटिव होगा, जो भी उससे सेंसिटिव होगा वो उसे सर्वाइव ना करके डेथ हो जाएगी उसकी और वो वहीं पे मर जाएगा। तो यही बताया है कि the resistance providing gene become widespread and the entire bacterial population becomes resistant। जो resistant बैक्टीरिया है जब वो सर्वाइव करके मल्टीप्लाई करके रिप्रोड्यूस करेगा तो उसके आगे आने वाली जनरेशन्स के अंदर भी वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन रहेगा और उसकी जो आगे वाली पॉपुलेशन है वो सर्वाइव कर पाएगी। तो ये है हमारा डार्विनियन सिलेक्शन थ्योरी के पर्सपेक्टिव में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, find out from newspapers and popular science articles any new fossil discoveries or controversies about the evolution। fossils क्या होते हैं? जो कि remains होते हैं found in the sediments of the earth। अर्थ क्रस्ट जो है वो सेडिमेंट्स में डिवाइडेड है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे रिमेन्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके। कभी बोन्स होंगी, कभी टीथ होंगे, कोई ना कोई बॉडी पार्ट जो है उनके अंदर प्रेजेंट होता है और उससे हमें पता चलता है कि ये ऑर्गेनिज्म इस टाइम पे यहाँ था। ठीक है, तो वो फॉसिल डिस्कवरी और कंट्रोवर्सी का हमें बताना है कि अगर रिसेंटली कोई न्यूज़पेपर में आया है, फॉसिल डिस्कवर ऑफ डायनासोर हैड सम इंटरेस्टिंग रेवलेशंस, it conveys about the evolution of reptiles in the Jurassic era। evolution of reptiles in the Jurassic era, this revelation gave rise to the discovery of evolution of other animals such as mammals and birds। जब डायनासोर्स के बारे में पता चला था तो पता चला था कि रेप्टाइल्स का एवोल्यूशन हमारा जुरासिक एरा में हुआ है और उससे जो है उससे आगे डिस्कवरी हुई हमारे मैमल्स और बर्ड्स की। Two unfamiliar fossils, they were recently unearthed in China, exploded a controversy over the evolution of birds। One such genus of primitive birds were
Cophosaurans, these were crow size and thrived during the Cretaceous era in China. तो दो अनरिलेटेड अनफेमिलियर फॉसिल्स जो हैं वो पता चले हैं चाइना के अंदर, जो कि एवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स बताते हैं। क्या बताते हैं? हमारे एवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स बताते हैं। उनका नाम क्या था? कॉन्फ्यूसोर्निस। कॉन्फ्यूसोर्निस, कॉन्फ्यूसोर्निस। ये किस में मिले थे? किस में बोला है कि थ्राइव ड्यूरिंग द क्रिटेशियस एरा इन चाइना। तो इससे हमें पता चला कि हाँ, बर्ड्स का एवोल्यूशन में चाइना का भी रोल प्ले था। Research conducted in Japan has revealed a very unusual new species of octocoral from a shallow coral reef in Okinawa, Japan. This new species can be considered as living fossil and is related in many ways to the unusual blue coral. तो कोरल रीफ से जो है ऑक्टोकोरल एक मिला है हमें, जो कि एक लिविंग फॉसिल है, जो कि ब्लू कोरल से रिलेटेड है। किसके अंदर? जापान के अंदर, ओकिनावा जापान के अंदर। नेक्स्ट, an international research team has recently discovered some amberfly specimens in El Sapelo. According to an article published in the scientific journal Current Biology, these specimens fed on nectar and pollinated gymnosperm plants 105 million years ago. 105 मिलियन साल पहले ये नेक्टर पे फीड करते थे जिम्नोस्पर्म्स के और इनको पॉलिनेट करते थे। क्या था इनका नाम? एम्बरफ्लाई स्पेसिमेंस। कहाँ मिले हैं? ये स्पेन में मिले हैं। तो इसके अलावा आपके पास कोई और रेलेवेंट न्यूज़ हो तो आप उसको भी इसके अंदर डाल सकते हो कि फॉसिल डिस्कवरी या फिर कोई भी कंट्रोवर्सी जो भी फॉसिल के ऊपर हो रही है वो इस क्वेश्चन के अंदर आ सकती है। थर्ड, अटेम्प्ट गिविंग अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ द टर्म स्पीशीज। क्लियर डेफिनेशन बतानी है कि स्पीशीज क्या होती है। इट इज अ ग्रुप और अ पॉपुलेशन ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स जो कि इंटरब्रीड करते हैं और सस्टेनेबल और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं। स्पीशीज क्या होते हैं? इट इज अ ग्रुप ऑफ और पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स हु कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस सस्टेनेबल एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। स्पीशीज दे आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, वो अपने इंटर स्पीशीज जो है ब्रीड कर सकते हैं और वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ही बनाते हैं। Fourth question, try to trace the various components of human evolution. क्या है components? सबसे पहला साइज ऑफ द ब्रेन, जो कि मैंने आपको बताया था किसमें मेजर होती है? हमारी क्रेनियल कैपेसिटी। क्रेनियल कैपेसिटी। फिर हमारा बॉडी पोस्चर अपराइट, है ना। फिर आया फूड हैबिट्स और डाइटरी प्रेफरेंसेस। या तो कोई फ्रूट ईटिंग होगा, मतलब हर्बीवोर, या फिर क्या होगा? कार्निवोर। इसके बेसिस पे डिफरेंशिएट किया था ना। और हम क्या हैं? हम हैं ओमनीवोर। तो इसके बेसिस पे हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स कि कैसे थे। जैसे अगर हम ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस की बात करते हैं, उनकी हेयरी लेग्स थी और उनका शॉर्ट स्टेचर था, पर वो एप लाइक लगता था। ड्रायोपिथिकस एप लाइक था, रामापिथिकस मैन लाइक था। तो उस अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे डिफरेंशिएट हुआ है। सबसे पहला है साइज ऑफ द ब्रेन। सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसकी है? हमारी निएंडरथल मैन की। निएंडरथल मैन के अराउंड 1600 सीसी है ना क्रेनियल कैपेसिटी। देन बॉडी पोस्चर, किस किस का अपराइट है? किस किस का अपराइट है? देन उसके बाद में फूड हैबिट्स, फ्रूट ईटिंग है, कार्निवोर है, ओमनीवोर है, क्या है। देन लास्ट हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि किसके अंदर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है और कौन सा फीचर वो लोग शेयर करते हैं। ट्राई टू ट्रेस वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, वही वाला चैप्टर, वही वाला क्वेश्चन। इसके अंदर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स देख लेते हैं। ड्रायोपिथिकस का साइज ऑफ द ब्रेन इज नॉट नोन। बॉडी पोस्चर क्या था? बॉडी पोस्चर था नकल वॉकिंग, एप लाइक वॉक। देन फूड प्रेफरेंसेस थी लीव्स एंड फ्रूट्स। फीचर्स इक्वल साइज्ड आर्म्स एंड लेग्स एंड दे हैड लार्ज कैनाइन्स, ड्रायोपिथिकस। देन रामापिथिकस में आया हमारा सेमी इरेक्ट पोस्चर। सेमी इरेक्ट पोस्चर, फूड प्रेफरेंसेस क्या थी? नट्स एंड सीड्स, और फीचर्स क्या थे? लार्ज मोलार्स और स्मॉल कैनाइन्स। देन हमारा आया ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकनस। इसमें क्या था? बॉडी पोस्चर कंप्लीटली इरेक्ट, फूड प्रेफरेंसेस फ्रूट्स, देन inhabited trees, stone weapons for hunting in sizes and canines they were smaller. फिर हमारा है होमो एबिलिस। इनका साइज ऑफ द ब्रेन था 735 सेंटीमीटर क्यूब।
इनका था ऑस्ट्रेलोपिथेकस का 450 सेंटीमीटर क्यूब। कितना था? 450 सेंटीमीटर क्यूब। तो होमो हैबिलिस के अंदर क्या था? कंप्लीटली इरेक्ट पोस्चर था, कंप्लीटली इरेक्ट पोस्चर था। कार्निवोर्स, स्मॉल कैनाइन्स, एंड दे वर द फर्स्ट टू मेक द टूल्स। The next Homo erectus 800 centimeter cube to 1100 centimeter cube. They had completely erect posture. Omnivores जो कि हम ही हैं, for hunting use bone and stone tools. ये सारे के सारे जो हैं ह्यूमन इवोल्यूशन स्टेजेस हैं और इनके एक तरीके से आप मान सकते हो लमसम जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। Homo neanderthalensis, इसका ब्रेन साइज, ब्रेन कैपेसिटी सबसे ज्यादा थी 1300 सेंटीमीटर क्यूब टू 1600 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। कंप्लीटली इरेक्ट पोस्चर, ओमनीवोरस, इनहैबिटेड केव्स, बरीड देयर डेड्स, मतलब ये सोशली एक्टिव थे। हम ये भी लिख सकते हैं कि सोशली एक्टिव। ठीक है। निएंडरथल्स सबसे ज्यादा हाईएस्ट ब्रेन कैपेसिटी। देन होमो सेपियंस फॉसिल्स, इनकी भी ब्रेन की कैपेसिटी अच्छी थी, बट ये फॉसिल्स हैं, ये फॉसिल्स है। कंप्लीटली इरेक्ट पोस्चर, ओमनिवोर्स, पोजेस स्ट्रॉन्ग जॉ विद टीथ क्लोजली प्लेस्ड, इनहैबिटेड केव्स, कार्विंग्स, और हमारी जो पेंटिंग सी इस टाइप पे आई थी, केव पेंटिंग जो थी इसी टाइम पे आई थी। द फर्स्ट मॉडर्न मैन। देन होमो सेपियंस सेपियंस जो कि है हम लोग 1200 सेंटीमीटर क्यूब टू 1600 सेंटीमीटर क्यूब, कंप्लीटली इरेक्ट पोस्चर, ओमनिवोर्स, पोजेस हाई इंटेलिजेंट क्वेश्चन। हमारे अंदर आईक्यू जो है ज्यादा है, पर चाहे हमारे ब्रेन का साइज थोड़ा कम हो, पर हमारा जो आईक्यू है वो ज्यादा है। रेफर टू एज द लिविंग मॉडर्न मैन, डेवलप्ड लैंग्वेज, स्पीच, कल्चर, आर्ट, लैंग्वेज, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑब्जर्व्ड। तो ये सारे जो हैं एवोल्यूशन के साथ साथ जो है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको याद रखना है। इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आता, इससे ज्यादा नहीं आता। Next, find out through internet and popular science articles whether animals other than man has self consciousness. कौन से animals जो man से अलग है उनके अंदर self consciousness होती है। Recent studies on self consciousness says gibbons are the nearest to humans in this respect. Ames and orangutans came next. Among domestic animals, dogs and other members of Canidae family show subtle self consciousness. तो recent study में बताया है कि जो गिबॉन्स होते हैं उनके अंदर वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है ह्यूमन से, वो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है ह्यूमन से, और एप्स और ओरेंगुटान्स जो हैं वो उसके बाद आए। और जो एनिमल्स हैं, डॉग्स और अदर एनिमल्स, उनके अंदर थोड़ी बहुत सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। जैसे कि अगर हम लोग डॉग डोमेस्टिकेट करते हैं, कितने ही लोगों के पास जो होगा डॉग डोमेस्टिकेटेड होगा, तो डॉग में भी थोड़ी बहुत सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, और उसके बाद में एप्स में तो होती ही है। नेक्स्ट, लिस्ट 10 मॉडर्न डे एनिमल्स एंड यूजिंग द इंटरनेट रिसोर्सेज लिंक इट टू द कॉरस्पॉन्डिंग एशियंट फॉसिल्स। जैसे कि हमने एवोल्यूशन के अंदर देखा था कि आज जो भी जी रहे हैं, जितनी भी स्पीशीज दे आर अलाइव, वो अलाइक है टू द एंशियंट फॉसिल्स। तो हमने यही देखना है कि आज कौन से हैं मॉडर्न डे एनिमल्स और वो किस एंशियंट फॉसिल के साथ रिलेट कर रहे हैं। कॉकरोच, लिमुलस, Neopilina, Latimeria are fossil that has remained unchanged over years. ये सारे के सारे they were still the same and they are still the same. जैसे पहले थे वैसे ही अब हैं। Then next, trilobites fossil arthropods. Arthropods का fossil क्या है हमारा? Trilobites. Then lungfishes, they are a connecting link between fishes and amphibians. Peripatus, it is the connecting link between annelids and arthropods. Connecting link क्या होता है? Connecting link, ये टर्म जब आती है इसका मतलब होता है species having the characteristics of two phyla. दो फाइला के बीच में जब एक स्पीशीज प्रेजेंट होती है, उसके दोनों फाइला के साथ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, या फिर दो ग्रुप्स के साथ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। मैं यहाँ पे ग्रुप्स लिख देती हूँ, जरूरी नहीं है फाइला से मिले।
जैसे जो हमारा आर्कियोप्टेरिक्स है वो रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, उसके अंदर रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर्स है, उसके अंदर बर्ड्स के भी कैरेक्टर्स है। वैसे ही जब हम लंग फिशेस की बात कर रहे हैं उसके अंदर फिशेस के भी कैरेक्टर्स हैं और एम्फीबियंस के भी कैरेक्टर्स हैं, इसलिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। पेरिपेटस, एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, इसलिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। देन वुडी मैमथ, ice fossil, then gastropods, mold and cast fossil, then giant egg, amber fossil of asphalt, dinosaur footprint, they are imprints। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ 10 डे मॉडर्न एनिमल्स और कॉरस्पॉन्डिंग उनके एंशियंट फॉसिल्स। प्रैक्टिस ड्राइंग वेरियस एनिमल्स एंड प्लांट्स, एलिफेंट हो गया, कैमल हो गया, देन डालिया हो गया, हिबिस्कस हो गया, ये सारे मतलब प्रैक्टिस ड्राइंग। ये क्वेश्चंस ऐसे आते नहीं हैं, एनसीईआरटी में है इसलिए मैं साथ साथ करवा रही हूँ। देन नेक्स्ट, डिस्क्राइब वन एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन के हमने बहुत सारे डायग्राम एग्जाम्पल्स देखे थे। तो डार्विन्स फिंचेस सबसे कॉमन एग्जाम्पल, shared a common ancestor where now we have different sorts of modified beaks। डार्विन्स फिंचेस गैलापागोस आइलैंड के अंदर जो है उनकी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस आ गई हैं फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, मॉडिफाइड बीक्स आ गई हैं बेस्ड ऑन देयर फूड प्रेफरेंसेस। इन ऑर्डर टू सूट देयर फीडिंग हैबिट्स दीज फिंचेस हैव अडॉप्टेड डिफरेंट ईटिंग preferences and varied beak types. From a single seed-eating finch ancestor, different finch species with varied dietary habits have evolved, such as the blood-sucking, insectivorous entities, etc. तो एक finch ancestor से हमारी कौन कौन सी निकली है, सीड ईटिंग निकल गई, वुड पैकिंग निकल गई, और भी बहुत सारी वैरायटीज हैं वो निकल गई। तो एक कॉमन एंसेस्टर था फिंच का गैलापागोस आइलैंड के अंदर, डिफरेंट फिंचेस जो है उनसे निकल के अडेप्ट हो गई डिफरेंट अडेप्टेशंस के अकॉर्डिंग। तो ये आया हमारा इंसेक्टिवोरस हो गई, कुछ ब्लड सकिंग हो गई, कुछ सीड ईटिंग हो गई, कुछ वुड पैकिंग हो गई। उस हिसाब से जो उनके फिंचेस हैं, जो मैंने पिक्चर दिखाई थी उस हिसाब से जो उनके फिंचेस हैं उनकी शेप डिफरेंट हो गई है। कैन वी कॉल ह्यूमन एवोल्यूशन एज अडेप्टिव रेडिएशन? यस, ह्यूमन एवोल्यूशन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन, क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ह्यूमंस दे हैव इवॉल्व्ड अक्रॉस द एरियाज ऑफ द वर्ल्ड एज दे डाइवर्ज टू डिफरेंट एरियाज इन द फॉलोइंग फैशन। कितनी सारी स्पीशीज आई ना ह्यूमंस की, कितनी सारी। अब कौन सी चल रही है हमारी, होमो सेपियंस सेपियंस। ये वाली स्पीशीज चल रही है अब हमारी। तो कितनी सारी स्पीशीज आई अकॉर्डिंग टू देयर मतलब वो जिस जगह पे गए हैं, डिफरेंट एरिया में जो उन्होंने ट्रैवल किया है उस अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व हुई हैं। सबसे पहला होमिनिड इंट्रोडक्शन अकर्ड इन अफ्रीका एंड एशिया। होमो हैबिलिस दे लिव्ड इन अफ्रीका 2 मिलियन ईयर्स अगो। होमो इरेक्टस दे माइग्रेटेड टू एशिया एंड यूरोप एंड डाइवर्ज्ड इनटू स्पीशीज जावा मैन एंड पेकिंग मैन। Then similar to Homo erectus was followed by Homo sapiens. Primitive Neanderthal man in Europe gave way to Europe Cro-Magnon, African Cro-Magnon। तो कितनी सारी स्पीशीज जो है इवॉल्व हुई हैं ना, कितनी सारी स्पीशीज हमारी इवॉल्व हुई हैं। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में मूव कर रही थी और उस हिसाब से जो है वो अडेप्ट कर रही थी। तो ह्यूमन इवोल्यूशन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, क्योंकि एक कॉमन एंसेस्टर से, ड्रायोपिथिकस से इतनी सारी स्पीशीज इवॉल्व हुई हैं कि आज आके हमारी क्या बनी है, होमो सेपियंस सेपियंस अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल अडेप्टेशन। ये देखो, सबसे पहला था हमारा ड्रायोपिथिकस जो कि हमारा क्या है, कॉमन एंसेस्टर। उससे बना हमारा रामापिथिकस, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीगनस, उसके बाद होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, फिर होमो सेपियंस फॉसिल्स, फिर होमो सेपियंस सेपियंस। तो ये जो है ये पूरा एवोल्यूशन हुआ है, ये पूरा एवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर ड्रायोपिथिकस अफ्रीकन्स। तो ये स्पीशीज ऑफ ह्यूमंस, ओके ये सारी की सारी हमारी स्पीशीज ऑफ ह्यूमंस है। Using various resources such as your school library or the internet or discussions with your teacher, trace the evolutionary stages of any of the animals. Say horse. Horse का बहुत common जो है question आता है आपका MCQs में।
एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ड्यूरिंग द इयोसिन एरा द एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स इट बिगेन विद इयोहिपस एंड इन्वॉल्व द फॉलोइंग एवोल्यूशनरी फेजेस। इयोहिपस से शुरू हुआ था, मीजोहिपस गया, देन मेरीहिपस गया, देन पाइलोहिपस गया, देन इक्वस। ये हमारा क्या है? मॉडर्न हॉर्स। ये है हमारा मॉडर्न हॉर्स। क्लियर है इसके एग्जाम्पल्स? कहाँ से शुरू हुआ था हमारा हॉर्स का एवोल्यूशन? हमारा हॉर्स का एवोल्यूशन शुरू हुआ था इयोहिपस से, और वो मूव करा टुवर्ड्स द इक्वस। इयोहिपस से मीजोहिपस, मेरीहिपस, पाइलोहिपस एंड इक्वस। एवोल्यूशनरी ट्रेट्स दैट वर ऑब्जर्व्ड। सबसे पहला क्या एवोल्यूशनरी ट्रेट था? इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ द बॉडी, देन एलोंगेटेड नेक, देन थर्ड डिजिट का एक्सपेंशन, थर्ड डिजिट जो है एक्सपैंड कर गई, then enhance structural composition of the teeth to feed on grass। teeth का expansion, structural composition जो है enhance हुआ ताकि वो grass पे feed कर पाए। then broadening of the limbs, eventual decrease in the lateral digits, strengthened back, क्योंकि बैक पे ही हॉर्स की जो बैक है वो स्ट्रेंथन होनी चाहिए, क्योंकि उसी पे सारा लोड आता है, उसी पे सारा का सारा लोड आता है। देन सेंस ऑर्गन्स एंड ब्रेन डेवलपमेंट। क्या क्या एवोल्यूशनरी ट्रेट्स हमने देखे थे? सबसे पहला इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी, देन एलोंगेटेड नेक। मतलब ये जो है ना आपका एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, ये आता ही आता है, चाहे ये शॉर्ट नोट के अंदर आए। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करोगे तो एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स की ये मतलब एक बार ये वाले जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा एलैबोरेट करके लिखना, क्योंकि ये शॉर्ट नोट के अंदर ही आएगा, और कि कहाँ से लेके कहाँ तक जो है एवोल्यूशन हुआ है। सबसे पहला है इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी। साइज ऑफ द बॉडी जो है इयोहिपस से लेके इक्वस तक बहुत इंक्रीज कर गया। देन एलोंगेटेड नेक, देन थर्ड डिजिट की एक्सपेंशन, देन एनहांस स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ द टीथ टू फीड ऑन द ग्रास। ग्रास के अंदर फीड करना है तो स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन को एनहांस करना पड़ेगा। देन ब्रॉडनिंग ऑफ द लिम्स, देन इवेंचुअल डिक्रीज इन द लेटरल डिजिट्स। लेटरल जो डिजिट्स है उनका बढ़ना, स्ट्रेंथेंड बैक, और सेंस ऑर्गन्स और ब्रेन का डेवलपमेंट। यही चेंजेस जो हैं सारे एवोल्यूशन में आए हैं हॉर्स के, इयोहिपस से लेके इक्वस तक। तो एक बारी हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस देख लेते हैं सारे के सारे। सबसे पहला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, डार्विनियन नेचुरल सिलेक्शन। देन उसके बाद में हमने बताया कि कौन कौन सी नई कंट्रोवर्सीज चल रही हैं फॉसिल्स की। देन अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ द टर्म स्पीशीज, क्या होती है हमारी स्पीशीज। देन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। देन उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? ट्रेस द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, वही हमारे जो क्वेश्चंस मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे। देन उसके बाद में सेल्फ कॉन्शियसनेस किसके अंदर होती है? हमारी गिब्बॉन्स के अंदर होती है। देन प्रैक्टिस ड्राइंग। देन उसके बाद में वन एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। देन उसके बाद में कैन वी कॉल ह्यूमन एवोल्यूशन एज अडेप्टिव रेडिएशन? यस। देन स्कूल लाइब्रेरी के अंदर से ये बताना है कि मॉडर्न डे हॉर्स कैसे इवॉल्व हुआ। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर एवोल्यूशन जो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल पे, और जुड़े रहना हमारे साथ। थैंक यू।